जो बाहर की सुनता है वही डर जाता है, जो बाहर का सुनता है वही डर जाता है और जो अंदर का सुनता है वह समझ जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 प्रश्नावली 7.2। पार्ट 1 में मैंने प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 4 तक सॉल्व किए थे। साथ में निर्देशांक ज्यामिति के निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 में विभाजन सूत्र का फार्मूला भी बताए थे। साथ में कुछ इंट्रोडक्शन भी दिए थे। आज मैं आपको पार्ट 2 में एक वन शॉट वीडियो में आपको पूरी तरह से 7.2 की चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न संख्या 5 पर। लिखा कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे? आपको एक रेखा खींचनी है। रेखा का नाम है, एक ए है और एक पॉइंट बी है, और बोला है कि बिंदु ए का निर्देशांक 1 और -5 है, बिंदु बी का निर्देशांक -4 और 5 है। कह रहा है इस रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। यही कहीं x अक्ष होगा, जिसे हम बिंदु P मान लेते हैं। x अक्ष से विभाजित होता है, अर्थात x y 0 होगा। x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, अर्थात हमें इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक आप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब तक आपको रेशियो ना पता हो। आप जानते हैं कि अंतर विभाजन का जो सूत्र बताया था, विभाजन सूत्र, वो होता है एक्स वाई बराबर एम एक्स प्लस एम एक्स बाई में 2, अर्थात m1 x2 प्लस m2 x1 बाई 2। ठीक है, एक्स के लिए होता है, वाई के लिए भी ठीक है, ऐसे सिंपल ही होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ठीक, उसी फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे। लेकिन हमें इस प्रश्न में कहीं भी m1 और m2 की जिक्र नहीं किया है, यानी हमें m1 m2 का रेशियो नहीं पता है। तब क्या करेंगे, इस कंडीशन में जब आपको रेशियो ना पता तो आप इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने के लिए आपको रेशियो पता ही होना चाहिए। रेशियो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 m2 की वैल्यू को पता करते हैं, उसके बाद हम इसके निर्देशांक को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। देखिए, प्रश्न नंबर 5 का सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले हम m1 m2 की बात करते हैं, m1 m2 का रेशियो पता करते हैं। आप देखिए यहाँ x अक्ष x लिखा है और y की जो वैल्यू है 0 है, तो हम y को उठा करके यहाँ से m1 m2 का रेशियो पता करेंगे। ये आपका x1 और y1 होगा और ये x2 और y2 हो गए। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक, विभाजन सूत्र द्वारा हमें y के निर्देशांक चाहिए, तो y बराबर आप जानते हैं कि my प्लस में my अपान में m1 प्लस में m2 होता है। मैं इसका ट्रिक भी बताया था, आप यहाँ पे 12 और 21 लिख दें, इससे आपको याद हो जाएगा, याद करने में बहुत आसानी होगी। m1 और y2 बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, इसीलिए मैंने इसे 12 और 21 याद किए हैं, my। अब देखेंगे यहाँ पर y का निर्देशांक कितना है, y का निर्देशांक, y की वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। m1 आपको नहीं पता, m1 को रहने दीजिए। y2 आपको पता है 5 है, प्लस m2 आपको नहीं पता, लेकिन y1 की वैल्यू माइनस में 5 है, अपान में m1 प्लस में m2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जानते हैं कि m1 m2 नीचे प्लस में है, अगर लेफ्ट में भेजेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, तो हम इसको इस साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2 अगर लेफ्ट में आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस कंडीशन पे फिर उसके बाद क्या बचेगी, आपका अंश में गुणा करा दीजिएगा तो हो जाएगा ये 5 m1 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और 5 m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 m1 को लेफ्ट में लेकर आते हैं तो माइनस 5 m1 हो जाएगा, इधर माइनस में 5 m2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको m1 इक्वल टू m2 बचेगा। अगर हम m2 इस साइड लाएंगे तो यहाँ m2 अपान हो जाएगा, यहाँ गुणे 1 कर सकते हो आप, m2 नीचे आएगा तो यहाँ 1 बचा बाई 1 बचा। इससे आपको m1 और m2 का जो है रेशियो बहुत आसानी से पता हो गया। ठीक, अब हमें रेशियो पता हो गया कि m1 m2 का जो रेशियो है वो 1
रेशियो 1 है। अब हम क्या करेंगे, अब आप रेशियो पता हो गया, अब आप विभाजन सूत्र से हम x का मान निकाल लेते हैं। x y तो 0 है ही है, सिर्फ x निकालते हैं बस। ठीक, अब हम सूत्र लगाएंगे x वाला। अब हम जानते हैं कि x बराबर mx प्लस में mx अपान में m1 प्लस में m2 होता है, इतना तो जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर x बराबर m1, सॉरी यहाँ पे 12 आप लिख देंगे। ठीक, m1 और x2 प्लस में m2 x1 अपान में m1 प्लस में m2। तो m1 की जो वैल्यू निकाला मैंने 1 निकाले हैं, तो m1 की जगह आप 1 रखेंगे। x2 की वैल्यू आप देखेंगे तो -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। प्लस में m2 भी वैल्यू 1 ही है, और x1 हमारे पास 1 है, और बटे में m1 प्लस में m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1 है। अब क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4 प्लस एकम प्लस 1 एकम 1 हो जाएगा, अपान 1 1 और 2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो -3y में 2 आएगी। आपको x की वैल्यू पता हो गई, y पहले से 0 था, तो आप लिख सकते हैं कि अतः बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, P का निर्देशांक पहले x वाला लिखते हैं, x है -3y में 2 और 0 होगा। तो हमें पूछा था कि बिंदु x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यही विभाजन बिंदु था। इस विभाजन बिंदु P का निर्देशांक जो है मैंने बहुत आसानी से ज्ञात कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न में कहीं भी डाउट नहीं हुआ। चलते इसके प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि यदि बिंदु 1 2 4y x6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक चतुर्भुज बात किया, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज आप जानते हैं जिसके आमने सामने भुजा समांतर हो, लेकिन उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो। ठीक, वही होता है हमारा समांतर चतुर्भुज। हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, क्योंकि इसमें बोला है कि इसी क्रम में लेने पर, क्रम बोले तो जिस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे, जिस वे में, उसी वे में इनके जो है वैल्यू को नाम को रखना पड़ेगा। जैसे आप ए बी सी डी इस साइड लेकर गए हैं, तो पहला वाला मान ए की जगह, ये दूसरा बी ए सी ए डी, जैसे मान वैसे निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक 1 और 2 है, बी का निर्देशांक 4 और y है, सी का निर्देशांक x और 6 है, और डी का निर्देशांक 3 और 5 है। ठीक, डी का निर्देशांक 3 और 5 है। हमें बोला है कि आप चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसमें, हम जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो हमेशा एक ही बिंदु पर विभाजित होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में एक ही बिंदु पर विभाजित होते हैं। ठीक, मान लीजिए बिंदु कौन सा है, ये बिंदु P है। हम P बिंदु पर एक निर्देशांक जो है दोनों के निर्देशांक इक्वल होंगे, अर्थात AC का अगर मध्य बिंदु लगा दें और BD का मध्य बिंदु लगा दें, तो ठीक बीचों बीच आपके बिंदु P पर इनके निर्देशांक एकदम सेम निकलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु विकर्ण AC का मध्य बिंदु विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर होगा विकर्ण BD का मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के, यानी विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा वो बराबर होगा विकर्ण BD के मध्य बिंदु का। अब मध्य बिंदु का फार्मूला आप जानते हैं कि सर x1 प्लस में x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम AC की बात कर रहे हैं तो ये x1 y1 होगा और ये x2 और y2 होगा। तो हम AC की पहले बात किए तो AC में पहले x1 प्लस में x2 यानी 1 प्लस में x अपान में 2 हो जाएगा, और y1 प्लस में y2, y1 है 2 और y2 है 6 अपान में 2, ये हो गए। और इनका भी निर्देशांक वही होगा BD, तो BD इधर से है तो ये x1 y1, ये x2 और y2 होगा। तो x1 प्लस में x2 क्या होगा, x1 प्लस में x2 अपान में 2 y1
प्लस में y2 बटे में 2 बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये छूटेगा नहीं, 1 प्लस एक्स ही रहेगा। अगर इनकी बात करें 6 और 2 8 हो जाएंगे, ठीक। बराबर में 4 3 7 बटे 2 हो जाएगा, ये y प्लस 5 बटे 2 ही रहेंगे। इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि x अक्ष जो x वाला निर्देशांक है, जो भुज है x वो इसके बराबर का होता है, और जो y है कोटि वो y के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करेंगे, एक एक से तुलना करा देंगे, बराबर करा देंगे। तो एक बार हम 1 प्लस एक्स वाई टू तुलना कराते हैं 7 बटे 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस में x बराबर 7 बचेगा। अगर हम माइनस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और x बराबर 7 में से जो 6 जाएंगे, सॉरी एक उधर जाएगा -1 होगा, 7 में से एक जाएगा 6, तो जो x की वैल्यू होगी वो आएगी 6। ठीक इसी प्रकार हम तुलना करा देते हैं y वाला y के साथ, तो 8 बटे में 2 बराबर होगा y प्लस में 5 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगर बीच में इक्वल है तो अंश से अंश अगर सेम है कर सकते हैं, हर से हर कर सकते हैं। आपके पास बचा 8 बराबर y प्लस में 5। अगर हम 5 को लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, जो कि 8 में से 5 जाएगा 3 आएगा। तो हमें पूछा था कि आप x और y ज्ञात कीजिए, तो x और y बहुत ही आसानी से मैंने इस प्रश्न में ज्ञात कर लिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। देखिए प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2 -3 है, और तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है, और हमें बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास एक जो है वृत्त दे रखा है, ठीक। इस वृत्त में इस वृत्त का एक केंद्र है, ठीक, और वो केंद्र जो है वो मान लेता हूं मैं। सवाल में बोला है कि केंद्र बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का व्यास, अगर व्यास है तो जरूरी है केंद्र से होकर जाएगी। परिधि से जाने वाली वह रेखा जो केंद्र से जाती है वह परिधि कहलाती है, और परिधि ही पूरे व्यास की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। और यहाँ ए है और यहाँ बी है, समझ रहे हैं बात? ठीक, 3 पॉइंट है। और लिखा है कि जिसका केंद्र 2 -3 है, यानी केंद्र का निर्देशांक दे रखा है कितना, 2 - 3, और बी का निर्देशांक भी दे रखा है 1 और 4। हमें ए का निर्देशांक बोले तो एक्स और वाई जो है पूछा है। ऐसे ही प्रश्न में कहा है कि एक वृत्त है जिसका एक ए भी एक वृत्त का व्यास है, और केंद्र का निर्देशांक 2 -3 और बी का निर्देशांक 1 और 4। इस प्रश्न में हम कैसे निकाल सकते हैं, आप बताइए कैसे निकाल सकते हैं इस प्रश्न में? आपको एक निर्देशांक नहीं पता, बी का पता है, ओ का पता है, क्या इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा सकते हैं? मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे में 2, और y1 प्लस में y2 बटे में 2 बराबर इसके कर देंगे, ठीक। हाँ, मध्य बिंदु सूत्र से ये जो है प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु ओ है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हैं। हम पहले क्या करेंगे, लिखते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक, बोले तो एक्स वाई बराबर होता है x1 x2 अपान में 2 y1 y2 बटे में 2, यही होता है सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र ये होता है। और जहाँ ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है, और ये बीच वाला है, ठीक। तो x y की जगह हम क्या रखेंगे, मूल बिंदु वाला, सॉरी केंद्र वाला, 2 -3 बराबर होगा x1 की वैल्यू x है, और x2 की वैल्यू 1 है, बटे में 2, y1 की वैल्यू y है, और y2 की वैल्यू 4 है, बटे में 2। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बारी बारी से तुलना कराएंगे। ये जो x है ये x के बराबर होगा, y वाला y की वैल्यू के बराबर होगा ना। तो हम लिखेंगे 2 बराबर में x प्लस में 1/2, तो इधर डिवाइड में है तो लेफ्ट में आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 × 2 = x प्लस में 1। अगर इनका मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 4 x प्लस 1, प्लस 1 लेफ्ट में आएगा तो x = प्लस सॉरी 4 प्लस का -1 हो जाएगा, जहाँ जो इसकी वैल्यू निकलेगी वह निकलेगी 3। तो x की मान जो है मैंने ज्ञात कर ली। अब चलते हैं इसके y वाला तुलना करा देते हैं। तो y - 3 = y प्लस में 4 बटे में 2, 2 यहाँ पे कितना है, डिवाइड में है, तो लेफ्ट में आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, इनका गुणा हो जाएगा, 2 तिहाई में 6 हो जाएगा, यहाँ y प्लस में 4 बचेगा। अगर हम 4 को लेफ्ट में लेके जाते हैं तो ये -4 हो जाएगा,
और माइनस माइनस जुड़ जाते हैं तो -10 हो जाएगा। तो जो y के निर्देशांक है -10 है। तो अतः यहाँ लिखेंगे कि अतः बिंदु बिंदु ए का जो निर्देशांक होगा वह होगा पहले x वाला 3 और -10 क्या होंगे 3 और माइनस में 10। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न 7वां भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB स्थित हो, AB पर स्थित हो। इस प्रश्न में हमें दे रखा है कि एक रेखाखंड है जो AB है, उस AB पर कहीं बिंदु P भी जो है स्थित है AB पर, और A और B का निर्देशांक दे रखा है तो हमें P का निर्देशांक ज्ञात करना है और M1 M2 का रेशियो नहीं दिया है। तो जो M1 M2 का रेशियो है हम इसके सहारे से फाइंड करेंगे। जब तक रेशियो नहीं पता होता तब तक आप उस रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है नहीं निकाल सकते। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचेंगे, रेखाखंड AB खींचा, उसके बाद A का निर्देशांक -2 और -2 है और B का निर्देशांक 2 माइनस में 4 है। क्लियर? और बिंदु P कहीं जो है, हमें ये नहीं पता कहाँ स्थित है, तो कहीं भी मान लीजिए, क्योंकि मध्य में नहीं मान सकते। अगर रेशियो है तो मध्य में नहीं लगा सकते। हाँ, मान लीजिए P बिंदु यहाँ हो। उसके बाद हमें दे रखा कि AP बराबर 3/7 AB, यानी AP बराबर 3/7 AB है। अगर हम AB इधर लेकर आए, इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए यहाँ गुणा में है, तो AB अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, वो डिवाइड में हो जाएगा। तो बोले तो AP बराबर AP बटे में AB इक्वल टू 3/7। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसको आप यह पता चल रहा है कि जो AB की वैल्यू है 7 है और AP की वैल्यू 3। तो बोले तो AP यहाँ से यहाँ तक है, तो जो AP की यूनिट है वो कितना है, 3 है और AB 7 है। AB बोले तो पूरा यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर के B तक टोटल 7 है। लेकिन हमें M1 M2 क्या चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। ये तो M1 है और ये M2 है। M2 कहाँ से आएगा, अगर ये सोचो, अगर पूरा AB 7 है, 7 में से AP 3 है, अगर 3 को 7 में घटाऊंगा तो ये 4 ही तो बचेगा, तभी जाकर 4 3 7 पूरा होगा। बात समझ रहे ना मेरी? तो जो रेशियो था M1 M2 का वो मैंने ज्ञात कर लिया। अब सवाल को बहुत आसानी से विभाजन सूत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे, हमें क्या क्या मालूम हो गया, हमें जो M1 है वो 3 है और जो M2 है वो 4 है। आपको x1 भी पता है, x1 आपका -2 है, y1 -2 है और जो x2 है वो 2 है और y2 -4 है। इतना तो पता हो गया। अब लिख दें विभाजन सूत्र द्वारा, यानी विभाजन सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे विभाजन का। हमें पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। पी के निर्देशांक हम x और y मान लेते हैं। तो पहले x का निकालते हैं। x बराबर वही फार्मूला पुराना वाला, mx अपान में m1 प्लस में m2, फिर वही 12 और 21। ठीक, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहे हो, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वाला प्रश्न है। ठीक है, तो x बराबर m1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 2 है, प्लस में m2 की वैल्यू 4 इंटू x1 की वैल्यू माइनस में 2 अपान में 3 प्लस में 4 m1 प्लस में m2। तो जो x का निर्देशांक आएगा 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 3 7। अगर इनको माइनस करोगे तो माइनस में 2/7 जो है आ जाएगा। ठीक, x की वैल्यू तो हमने पता कर ली है, x की वैल्यू पता हो गई। हम निकालते हैं y के लिए। तो y का भी फार्मूला वही होगा, my प्लस में my बटे में m1 प्लस में m2 हो जाएगा ना। और y बराबर m1, यहाँ पे m1 12 21 लिख दिया करो। m1 की वैल्यू वही 3, y2 की वैल्यू
माइनस में 4 है, m2 4 है और y1 की वैल्यू माइनस में 2 है, बटे में वही 3 और 4 रहेगा। तो जो y का निर्देशांक आएगा, सॉरी, माइनस 3 चौका 12, 4 दूना में 8 अपान में 4 3 में 7। ठीक, एंड आउट तो नहीं हुई, देख लेते हैं दिक्कत तो नहीं हुई। m1 और y2, तो m1 यहाँ पे फिलहाल ठीक ही है। हम इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 20 बटे में 7 ना। तो हमें y का भी निर्देशांक पता चल गया। तो आप बिंदु P का निर्देशांक पूछा था तो लिख दीजिए, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, x की वैल्यू माइनस 2 बटे में 7 और y का वैल्यू माइनस में 20 बटे में 7। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखा कि बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 बिंदु है और चारों बिंदु जो है सम, मतलब एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड को 4 बराबर भागों में जो है विभाजित किया गया है और उन बिंदुओं को ज्ञात करो जो इस रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। ठीक, आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है, एक रेखाखंड खींचिए जो एक पॉइंट पे A होगा और एक पॉइंट पे B होगा। ठीक, ये ऊपर ले देते हैं, A और B। अब इस रेखाखंड पे 2 बिंदु और हैं, 3 बिंदु, 1 2 3, मतलब 3 बिंदु और है इसमें। मतलब अब इस रेखाखंड को ऐसे विभाजित करो कि 4 खंड बने। तो हम बना लेते हैं 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड। चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों रेखाखंड बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 1 2 3 4 खंड हो गए और कितने निर्देशांक आए, 1 2 3। 3 बिंदु लेने पर यह 4 खंडों में बढ़ गया, यानी हमें 3 निर्देशांक ज्ञात करना है। इनका नामकरण भी कर लीजिए, ए बी सी डी, यहाँ से ए बी सी डी ई। बारी बारी से निकालते हैं। ए का निर्देशांक आपको पता ही होगा कितना, माइनस में 2 और 2। जो वाई बिंदु का निर्देशांक है वो 2 और 8 है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, बारी बारी से मध्य बिंदु सूत्र का फार्मूला लगाएंगे। अगर हम डी की बात करें, क्या डी ए बी का मध्य बिंदु है? अगर हम ए बी का x1 और x2 जोड़ के x1 और x2 y2 कर दें, y1 और y2 जोड़ के आधा कर दें, तो हमें डी का निर्देशांक पता चल जाएगा। जब डी का पता चल जाएगा तो ए और डी के सहारे सी का पता कर लेंगे, क्योंकि सी ए डी का मध्य बिंदु है। अगर ए का निकालना है तो ए बी डी का मध्य बिंदु है, तो बी डी का मध्य बिंदु का सूत्र लगा के ए निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें डी ही निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु सूत्र द्वारा, आप जानते हैं मध्य बिंदु सूत्र का, यहाँ पे इसके मान कुछ रख लीजिए नाम इनका, ये x1 y1 रख दीजिए, x2 और y2 रख दीजिए, x3 y3 रख दीजिए। इससे आपको आसानी रहेगी ना समझने में। तो हमें बिंदु डी के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो बिंदु डी के लिए x1 और y1 होगा, वही फार्मूला, x1 प्लस में x2, तो x1 और x2 इनको जोड़ के आधा करेंगे तभी तो डी निकलेगा। तो हम लिखेंगे x1 प्लस में x2 बटे में 2, y1 प्लस में y2 बटे में 2। इनको सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, 0 अपान में 0, 8 2 10 अपान में 2, और 2 का भाग देंगे 0 में 0 आएगा, 2 पंचे 10 होगा। तो जो बिंदु डी का निर्देशांक था वो हमने बहुत ही अच्छे ढंग से निकाल दिया। अब चलते हैं बिंदु सी की तरफ। देखेंगे बिंदु सी, अब जो बिंदु सी है वो ए डी का मध्य बिंदु है, तो बिंदु सी ए डी का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लीजिए। तो जो सी है उसका मैंने x2 और
x2 और xy बनाना है, वही x1। अब इसके लिए ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 हो जाएगा, जो कि dy निकाल दिए, तो x1 प्लस में x2 0, ठीक। उसके बाद y1 प्लस में y2 बटे में 2। अब इनको हल करोगे तो ये आएगा -2/2 7/2, 2 से 2 कट जाएंगे तो -1 और 7/2, ये आ गए बिंदु सी का निर्देशांक आ गया, ठीक। दो बिंदुओं का निर्देशांक निकाल चुके। अब चलते हैं बिंदु ए की तरफ। अगर ए की बात करें तो ये बी डी का मध्य बिंदु है, तो बी डी का मध्य बिंदु है तो इसका सूत्र लगा देंगे। यहाँ लिखेंगे बिंदु ए का, नहीं, बिंदु जो ए है वो डी बी का मध्य बिंदु है, बी डी का मध्य बिंदु है। जब बी डी का मध्य बिंदु है तो इसका फार्मूला होगा वही मध्य बिंदु वाला, y3 माने तो y3 लिखेंगे, x1। अब इसके लिए x1 ये होगा, ये y2 होगा, x1 y1 x2 y2, तो x1 डी वाला कितना है 0 और y2 है 2, x1 है 5, y1 5, y2 8। अगर इनको हल करोगे आगे तो 2/2, 8 5 13/2, और हल करोगे तो ये हो जाएगा x3 और y3 का जो निर्देशांक होगा वो 1, 13/2 होगा, ठीक। तो हमने उन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिया जो रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित कर रही थी, ठीक। सी और डी और ई चारों का निर्देशांक जो है तीनों का बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ज्ञात कर लिया। चलते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पर। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 हैं। अब यहाँ पे एक समांतर समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। देखिए संकेत में दे रखा है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। इससे हमें थोड़ा आसान इस प्रश्न को करना हो जाता है। संकेत से हमें यह पता चल गया हमें इस समांतर चतुर्भुज में जो इसके शीर्ष होते हैं चारों भुजाएं उनके बीच की दूरी नहीं निकालनी है। यह विकर्ण देखते हमें यह पता हो गया कि हम दोनों विकर्ण की जो है बीच की दूरी निकाल लेते हैं लंबाई और रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें कुछ नहीं, ठीक। जो कि ये क्या है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, तो वह समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाता है, अर्थात बराबर होती है, ठीक, समान होती है। तो हम समचतुर्भुज का एक चित्र बना लेते हैं, ठीक। और इसी प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। इसी क्रम में बोला है तो आप रखेंगे ए और बी, सी और डी, ठीक। जहां ए बिंदु 3 0 और 4 5, ठीक, 4 5, सी है -1 4 और डी है -2 -1, क्या है -2 -1। हम क्या करेंगे, विकर्ण जो इनके विकर्ण है इनके विकर्ण के बीच की दूरी निकालेंगे, इनके विकर्णों के बीच की दूरी, तो इनके विकर्णों के बीच की दूरी निकाल के एरिया में रख देते हैं। क्या लिखेंगे, विकर्ण 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 AC की लंबाई, विकर्ण जो AC की लंबाई होगी अर्थात वो बीच की दूरी की फार्मूला लगाएंगे जो कि सूत्र सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, x1 माइनस में x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, दोनों फार्मूले होते हैं। अब मान तो सबका पता है x1, अब AC के निकाल रहे हैं तो ये x1 y1 ये x2 y2 होगा ना, तो x1 है बोले तो 3 माइनस में x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सूत्र में है यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसी प्रकार हम y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर करेंगे तो फाइनल आंसर निकलेगा 3 1 4 का होल स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर होगा। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये रूट में 32 हो जाएगा। अगर 32 को और कट करेंगे तो 2 रूट में
और खंड करेंगे तो इसे हम 16 दूना में 32 तोड़ सकते हैं ना, और 16 का वर्गमूल 4 और 2 अंदर रह जाएगा। तो इतने मात्रक जो है हमने AC की जो लंबाई है वो ज्ञात कर चुके हैं। ठीक, इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं विकर्ण BD की लंबाई। तो विकर्ण BD की लंबाई, ठीक, फार्मूला वही रहेगा, x1 माइनस x2। तो BD के लिए ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो BD x1 माइनस x2, तो 4 माइनस में 2, और पहले से ही माइनस में है तो होल स्क्वायर, y1 माइनस में y2 प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आप जानते हैं 36 होता है, 36 36 72 होता है, 72 को खंड करेंगे, 36 दूना 72, और 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल 6, बाहर अंदर बचेगा 2। तो इतना मात्रा का आगे तुम्हारा ये विकर्ण BD की लंबाई मैंने ज्ञात की। आज जो आपको संकेत दे रखा है उसमें रख दीजिए एरिया निकालने के लिए। लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ पहला विकर्ण यानी बोली तो AC और BD, ठीक, रख देंगे 1/2। AC की लंबाई 4√2 है, 4√2 लिखेंगे, गुणे BD की लंबाई 6√2 है, 6√2 लिखेंगे, ठीक। और अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 दूना में 4 कैंसिल होगा, 2 बचा, 2 का गुणा 2 करोगे रूट में, बाहर वाला नंबर बाहर में मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला अंदर हो जाता है, 2 गुणे में 2, और साल करोगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और पेयर में है तो वर्गमूल में बाहर आ जाएगा, तो 12 दूना में 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। तो जो समचतुर्भुज था का क्षेत्रफल है वो 24 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक आ गया, ठीक। तो मैंने इस प्रश्नावली को बहुत ही अच्छे तरीके से समाप्त कर दिया, हर एक प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। अगर आपको यह प्रश्न में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग वीडियो में कमेंट और लाइक करके या बता सकते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगता है। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, बहुत ज़्यादा लगते हैं टाइम, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और यदि चैनल पे आप हमारे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप क्या करें, अपने दोस्त और रिश्तेदारों तक वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों का यही कमेंट, लाइक और शेयर करने का जो प्यार है हमें बहुत मोटिवेट करता है, और हम बहुत ही अच्छे से, बहुत और एनर्जी से नेक्स्ट वीडियो को शूट करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।